Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Continuing with molecular spectroscopy, in this video I will be starting with microwave spectroscopy. Before starting with microwave spectroscopy, I just want to tell one thing, that when we are studying spectra, then we should know that what spectra looks like. So in a spectra, x axis और जो हमारी y axis है, तो x axis पे बेसिकली हमारा क्या होता है, या तो हमारा होता है सपोज लैम्डा वेवलेंथ, या फिर यहाँ पे हमारी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, या फिर यहाँ पे हम एनर्जी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर हम वेव नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. बेसिकली एक्स एक्सिस पे हमारा होगा कि हमारी ट्रांजिशन किस पॉइंट पर हुई है, मतलब जो वो हमारा डेल्टा ई है, दो लेवल्स के बीच में जो हमारा डेल्टा ई है, वो बेसिकली हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एनर्जी से या फिर किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से हमारी ट्रांजिशन हुई है. और वाई एक्सिस पे बेसिकली हम देखते हैं या तो फिर एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में हम देख सकते हैं, या फिर हम ट्रांसमिशन की फॉर्म में उसे स्टडी कर सकते हैं. तो वाई एक्सिस पे हमारा होता है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन. अब देखा जाए तो जैसे हम स्पेक्ट्रम में देखेंगे, सपोज हमें पीक मिली, ऐसे हमें एक पीक मिली है. अब जैसे मैंने ये पीक ड्रॉ की है, तो इस पीक की एक हमारी विड्थ है. अगर हम देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे इसने एक रेंज ऑफ एक्स एक्सिस को ऑक्यूपाई किया है, और अगर हम वाई एक्सिस की तरफ से देखें तो बेसिकली इसकी एक इंटेंसिटी है कि वाई एक्सिस पे इसने एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट कितना किया, तो इसकी एक हाइट है जो इसने वाई एक्सिस की तरफ ली है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी एक्स एक्सिस है, जो हमारी विड्थ है, बेसिकली स्पेक्ट्रल जो हमारी ये स्पेक्ट्रल लाइन है, इसकी जो विड्थ है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वाई एक्सिस पे बेसिकली जो हमें एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिशन की हमें जो इंटेंसिटी मिली है, वो बेसिकली हमारी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो एक्चुअली ये जो दो फैक्टर्स हैं, विड्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइन, they are already being discussed by Harmeet in one of his videos, spectroscopy, resolution and sensitivity. So I will provide the link in the description box in which you can see कि जो हमारी लाइन विड्थ है और जो हमारी इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइन की, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये जानना जरूरी है कि किन फैक्टर्स पे ये दोनों चीजें हमारी डिपेंड करती है. नाउ कमिंग टू माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जब भी हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव रीजन का यूज करेंगे तो क्या होता है, देन वी आर कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर हम किसी मॉलिक्यूल पे माइक्रोवेव डालेंगे तो बेसिकली हम क्या पढ़ पाएंगे, उस मॉलिक्यूल को जब रोटेशन की फॉर्म में पढ़ पाएंगे. मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो हमारा रोटेट करेगा, इट विल चेंज इट्स ओरिएंटेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रोटेशन, तो बेसिकली हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल. अब बेसिकली जब हम रोटेशन को किसी भी 3 डायमेंशनल चीज के लिए पढ़ेंगे, देन इट विल बी कॉम्प्लेक्स. तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा ताकि हम उस रोटेशन को इजीली पढ़ पाएं. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में रोटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी रिजॉल्व द रोटेशन. हम रोटेशन को रिजॉल्व करते हैं कैसे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में. हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉलिक्यूल है, हम उस मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करेंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है. सपोज हमारा कोई भी एक XYZ मॉलिक्यूल है, इस XYZ मॉलिक्यूल का हमारा एक
सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जहां पे वो एक पॉइंट होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो एक एक्सिस होगी जिसे हम बोलेंगे इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, ऐसी एक्सिस जो हमारी सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारे पास दो परपेंडिकुलर एक्सिस और होंगी, और बेसिकली हम उन्हीं तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की मदद से अपने मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन को पढ़ेंगे। इससे हमें इजी हो जाएगा। और बेसिकली जो मेन पैरामीटर, मेन मॉलिक्यूलर पैरामीटर हम यूज करेंगे वो होगा हमारा आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, अपने 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ढूंढा, और उस सेंटर ऑफ मास से बेसिकली एक प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और फिर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी जिसके थ्रू हम अपने रोटेशन को स्टडी करेंगे। और उसमें हम मेन मॉलिक्यूलर पैरामीटर क्या यूज करेंगे, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास of that particular atom multiply by square of the perpendicular distance of that atom from the rotation axis। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब बेसिकली जब हमारे पास यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे। मतलब हर एक्सिस के अलोंग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं IA, IB, IC। और अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हमने इसे कैसे बनाया है, बेसिकली हमने इसे ऐसे डिजाइन किया है कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया C वाला है, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू IB विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू IA। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बस एक कन्वेंशन है कि हम मान के चलते हैं कि जो भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम वैल्यू वाला होगा उसे A से डिनोट करेंगे, जो उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू वाला होगा उसे B से डिनोट करेंगे, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला होगा उसे C से डिनोट करेंगे। बट ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, इसका और कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि ऐसे ही ऑर्डर में क्यों लिया गया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ दीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस IA, IB और IC वैल्यूज के बेसिस पर हमने अपने मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज किया है 4 कैटेगरीज में। अब पहली कैटेगरी उसमें क्या है, फर्स्ट कैटेगरी इज लीनियर मॉलिक्यूल। पहली कैटेगरी हमारी लीनियर मॉलिक्यूल है। अब लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होगा, लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि जो हमारे एटम्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं। स्ट्रेट लाइन में जैसे HCl एक स्ट्रेट लाइन में लगा हुआ है, कार्बन ऑक्सीसल्फाइड ये भी एक स्ट्रेट लाइन में। तो बेसिकली दीज आर लीनियर मॉलिक्यूल्स। एक जनरली कंफ्यूजन रहता है जो हमें क्लियर होना चाहिए, देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन लीनियर एंड प्लेनर। कई बार मैंने ये चीज देखी है कि कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लीनियर और प्लेनर। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ये बेंजीन बनाया, अब ये बेंजीन इज प्लेनर, इट इज नॉट लीनियर। इसके जो एटम्स हैं वो एक लाइन में अरेंज नहीं है। अब अगर आप देखेंगे जो लीनियर चीजें हैं वो प्लेनर भी हैं, मतलब जितनी भी आप लीनियर चीजें बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली प्लेनर भी होंगी। बट जितनी भी प्लेनर चीजें हैं वो लीनियर होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हमें दिमाग में चीज क्लियर रखनी है कि डिफरेंस लीनियर और प्लेनर में क्या है। लीनियर में है कि वो एक सारी स्ट्रेट लाइन में लगी हुई है, और प्लेनर का मतलब होता है कि जितने भी उसके एटम्स हैं वो सब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अब देखा जाए ये एक लाइन में भी है और ये सब एक प्लेन में भी हैं। इस बोर्ड के प्लेन में ही तीनों एटम्स हैं, इस बोर्ड के प्लेन में ही दोनों एटम्स हैं। तो इसीलिए ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये लीनियर भी हैं और प्लेनर भी हैं। बट अगर हम इस मॉलिक्यूल बेंजीन की बात करें, यहाँ पे हमारे ये जितने भी एटम्स हैं C6H6,
ये हमारे सब एक प्लेन में तो हैं, इस बोर्ड के प्लेन में ही सारे एटम्स हमारे लाई कर रहे हैं, बट ये एक लाइन में नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसीलिए जो बेंजीन है वो हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। तो हमारी जो पहली कैटेगरी है जो डिफाइन की गई है इन तीनों वैल्यूज के बेसिस पे, वो हमारी है लीनियर मॉलिक्यूल। और लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इसमें आई ए को तो बोलते हैं नियरली इक्वल्स टू जीरो, नियरली इक्वल्स टू जीरो बताऊंगा क्यों, और आई बी और आई सी को हम बोलते हैं इक्वल। लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए एक्सिस है वो हमारा नियरली इक्वल्स टू जीरो है, और जो हमारा बी और सी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है और सेम है, इसीलिए वो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। अब हम मॉलिक्यूल देखते हैं। सपोज हमारे पास ये HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये HCl मॉलिक्यूल लीनियर है, इसका सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो Cl ऑब्वियसली एक हैवियर एटम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं सपोज यहां पे लाई कर रहा होगा, तो इसमें जो एक रोटेशन एक्सिस है वो ये वाली है। बेसिकली जो हमारी बॉन्ड है, बॉन्ड के अलोंग ही जो एक एक्सिस है, इसमें एक रोटेशन एक्सिस तो वो है, और हमारी दो इसके परपेंडिकुलर रोटेशन एक्सिस हैं। ये मॉलिक्यूल ऐसे भी रोटेट कर सकता है, मतलब एंड टू एंड रोटेशन आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। जो हमारा ये बोर्ड है, इस बोर्ड के मतलब ये H और Cl, H बाहर आएगा, Cl बोर्ड के प्लेन के पीछे जाएगा, मतलब हमारा एंड टू एंड रोटेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो हमारे मॉलिक्यूल के दो एटम्स हैं H और Cl, वो इस एंड से इस एंड पे रोटेट कर रहे हैं और आउटसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड कर रहे हैं। तो एक रोटेशन इसका हुआ एंड टू एंड रोटेशन आउटसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, और एक रोटेशन इसमें कैसे पॉसिबल है, नॉर्मल ऐसे, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जो हम इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे थे, वो हमने इसे बोर्ड के प्लेन में ही रोटेट किया था, तो वो भी एंड टू एंड रोटेशन ही था। एंड टू एंड का मतलब यही है कि H और Cl आपका एंड से मूव कर रहा है, तो एक रोटेशन इसमें पॉसिबल है एंड टू एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और एक इसमें पॉसिबल है एंड टू एंड रोटेशन आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब देखा जाए तो वही HCl मॉलिक्यूल आपका मूव कर रहा है, बस दो अलग अलग प्लेन्स में। तो अभी हमने क्या बोला था कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है और एक हमारा r, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। तो जब इसमें आप रोटेशन एक्सिस डालेंगे तो जो रोटेशन एक्सिस आपकी बोर्ड के प्लेन वाली है और एक आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, उन रोटेशन एक्सिस से जो आपकी एटम्स की डिस्टेंस है वो दोनों में आपकी सेम ही होगी, और जो आपके मॉलिक्यूल का मास, एटम्स के मास की वजह से एक रिड्यूस्ड मास, इसकी हम बात बाद में करेंगे। देखा जाए तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर हमारे पास दो एटम्स का मास है, बट यहाँ पे मैंने अभी मास यहाँ पे एक ही मास लिखा है। तो दोनों एटम्स के मास को एक साथ स्टडी करने के लिए हम एक नई टर्म का इंट्रोड्यूस करते हैं, वो होता है रिड्यूस्ड मास। जब हम रोटेशनल मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रोटेशनल लेवल्स होते हैं, जब हम उनकी एनर्जीज की बात करेंगे तो तब हम इस टर्म की बात करेंगे कि रिड्यूस्ड मास कैसे आता है। बट अभी हमें बस ये समझना है कि जो हमारे बॉन्ड एक्सिस से अलग जो दो रोटेशन हो रहे हैं वो दो रोटेशन बिल्कुल आपस में आइडेंटिकल हैं, इसीलिए उनके करेस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। तो इसीलिए लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या बोलते हैं कि IB इक्वल IC। और अब आप देखिए बॉन्ड एक्सिस के अलोंग वाला रोटेशन, मतलब बस मॉलिक्यूल ऐसे ही ऐसे यहाँ पे घूम रहा है, जो आपकी बॉन्ड की एक्सिस है, सपोज ये आपकी बॉन्ड की, बस मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूमने लग रहे हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जब भी कोई एटम अपनी बॉन्ड की एक्सिस के अलोंग ही घूमेगा तो उसका जो r है, जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी रोटेशन एक्सिस से, वो बहुत ही ज्यादा कम है। r इज वेरी वेरी स्मॉल। जो हमारी ये बॉन्ड एक्सिस है इसके अलोंग ही जब रोटेशन होगा तो जो हमारा r है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। उस r के बहुत ज्यादा छोटे होने की वजह से जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द बॉन्ड एक्सिस है दैट इज वेरी वेरी लेस। तो इसीलिए हम उसे अप्रोक्सीमेटली जीरो ही मान लेते हैं। तो इसीलिए वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, उसकी पिन पॉइंट वैल्यू एकदम जीरो नहीं है, बट इट इज वेरी क्लोज टू जीरो,
तो इसीलिए हम I को ऑलमोस्ट 0 ही अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, बट रिमेंबर दिस इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन। तो लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर हमारी यही कंडीशन है। अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जनरली आपसे कई बार पूछा जाएगा, जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जो भी आपका लीनियर मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके होंगे वो 2 होते हैं। और जनरली आपसे पूछा जाएगा कि 3 क्यों नहीं होते हैं, तो तब आप यही रीजन देंगे। क्या रीजन देंगे? आप यही रीजन देंगे कि जो हमारा तीसरा रोटेशन है लीनियर मॉलिक्यूल में, जो हमारा तीसरा रोटेशन है दैट इज अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, और बॉन्ड एक्सिस के अलोंग जब आपका रोटेशन होगा तो आपकी जो आर की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, और बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस बॉन्ड एक्सिस के अलोंग दैट इज नियरली इक्वल्स टू 0। अब वो 0 है, तो इसीलिए आपका तीसरा रोटेशन हमें माइक्रोवेव जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो उसमें आपको नहीं मिलता है, तो इसीलिए आप यही रीजन जनरली देखेंगे। बट अभी मैं यहाँ उस बात को एक चीज से कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूँ। वो क्या है? अभी हमने बोला कि ये स्ट्रिक्टली 0 नहीं है, ये हमारा नियरली इक्वल्स टू 0 है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, भले ही वो कितनी भी छोटी हो, स्मॉल वैल्यू। अभी आप आगे देखेंगे जब हम रोटेशनल लेवल्स बनाएंगे तो रोटेशनल लेवल्स का जो यहाँ पे डेल्टा ई होता है, मतलब अगर मुझे इस रोटेशनल लेवल से इस रोटेशनल लेवल में जंप करना है तो ये जो मेरा इसमें चेंज इन एनर्जी है, दिस डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अभी हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम इस पर्टिकुलर बॉन्ड एक्सिस वाले रोटेशन की बात कर रहे हैं तो आई की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, तो जो हमारा डेल्टा ई है वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारा बॉन्ड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो इसका मतलब है जो हमारा डेल्टा ई है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब यही बात आपसे बोली जाएगी कि सपोज आई एम गिविंग दैट मच लार्ज एनर्जी, भले ही वो थोड़ा माइक्रोवेव रीजन से थोड़ी अलग चली जाए, बट यू आर गिविंग दैट एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी थी चाहे कितनी भी बड़ी थी बट आपने इसे दिया। तो क्या अब आपको इस पर्टिकुलर रोटेशन की पीक मिलेगी आपके स्पेक्ट्रम में? तो आपका आंसर होगा नहीं, अभी भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो मेन रीजन है वो ये है कि पीक आपको क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सबसे मेन रिक्वायरमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का माइक्रोवेव एक्टिव, माइक्रोवेव इसीलिए कि माइक्रोवेव रीजन में माइक्रोवेव एक्टिव होने का क्या है कि जब भी हमारा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, जब भी हमारा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा देन इट मस्ट हैव चेंज इन डायपोल मोमेंट। चेंज इन डायपोल मोमेंट मस्ट बी देयर मस्ट बी फ्लक्चुएटिंग डायपोल मोमेंट, देन ओनली इट कैन इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप देखिए जब भी आप HCl मॉलिक्यूल को उसके बॉन्ड एक्सिस पे रोटेट करेंगे तो रोटेशन हो रहा है, भले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, डेल्टा ही ज्यादा है, बट आपने वो एनर्जी दी, आप ट्रांजिशन करवाना चाह रहे हैं कि आपने ये एनर्जी दी, अब ट्रांजिशन होनी चाहिए, आपको पीक मिलनी चाहिए, बट आपको अभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी आपका बॉन्ड एक्सिस के अराउंड रोटेशन हुआ तो डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हुआ। आप खुद ही देखिए जब आप एक एक्सिस के अलोंग बस रोटेट करते रहेंगे तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो डायपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। सपोज आपका डायपोल मोमेंट पहले इस डायरेक्शन में है, फिर कुछ सेकंड्स बाद भी इसी डायरेक्शन में रहा, फिर इसी डायरेक्शन में रहा, फिर इसी डायरेक्शन में रहा। तो बेसिकली जो आपका डायपोल का कंपोनेंट है वो विद टाइम इज नॉट चेंजिंग, तो इसीलिए इट इज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट्स व्हाई हमारी ये पीक आप डेल्टा ई ज्यादा प्रोवाइड करा भी दें तो भी आपको कभी भी स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व नहीं होगी, बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्लक्चुएटिंग डायपोल मोमेंट। तो ये थी हमारी लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है जो हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब जो हमारी सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी इज स्फेरिकल टॉप।
स्फेरिकल टॉप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके जो तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो आपके इक्वल हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर उसके तीनों एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया अगर वो इक्वल है तो उस मॉलिक्यूल को हम स्फेरिकल टॉप वाली कैटेगरी में डालते हैं। अब इसके आपको कुछ एग्जांपल्स क्या मिलेंगे, जैसे CH4, SF6, दिस इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल, दिस इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, और SiH4 भी इसी में आएगा, ये भी एक टेट्राहेड्रल है, बट ये एक स्पेशल केस है तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब अगर देखा जाए तो स्फेरिकल टॉप बस इस कैटेगरी के अंदर आया तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखा जाए तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका इतना एज सच सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जब भी आप इन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे CH4 और SF6 तो इनके अंदर डायपोल मोमेंट है ही नहीं। इसका भी डायपोल मोमेंट 0 है, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 है, और अगर इस समय देखा जाए तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 है। बट बात वही आती है कि सपोज रोटेशन करते समय भी अगर डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो पाए तो भी वो हमारे काम का हो जाएगा। जैसे हमने CO2 में देखा, CO2 अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो उसका डायपोल मूवमेंट नहीं हो रहा, बट वाइब्रेशन के वक्त भी हमने देखा कि डायपोल मूवमेंट का चेंज होना जरूरी है। वही काम CO2 में होता है कि CO2 के जब डिफरेंट मोड्स वाइब्रेट करते हैं तो उस समय उनमें फ्लक्चुएटिंग डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए उसके कुछ वाइब्रेशनल मोड्स इंफ्रारेड एक्टिव बन जाते हैं। तो यही चीज माइक्रोवेव में भी है। सपोज आपने रोटेशन किया और रोटेशन करते समय इफ यू आर एबल टू प्रोड्यूस दैट फ्लक्चुएटिंग डायपोल मोमेंट, या आप नहीं प्रोड्यूस करें मतलब मॉलिक्यूल के अंदर वो खुद से ही एक डायपोल मोमेंट फ्लक्चुएट होने लगे विद टाइम, देन these molecules can also be microwave active and they will also give pure microwave spectrum। तो ये चीज SiH4 में पाई जाती है। वैसे तो जो spherical top molecules हैं उन molecules को माइक्रोवेव इनएक्टिव ही कहा जाएगा, बट जो ये हमारा SiH4 है सिलीन, ये मॉलिक्यूल पे जब हम माइक्रोवेव बेसिकली डालते हैं तो दिस मॉलिक्यूल distorts while rotation। मतलब जिस समय ये मॉलिक्यूल रोटेट होता है उस समय इस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। मतलब रोटेशन के समय इस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, दैट इज वेरी वेरी फीबल, मतलब उसका अमाउंट बहुत ही कम है, दैट इज 8.3 माइक्रोडीबाई। मतलब अगर आप देखें जो HCl मॉलिक्यूल हमारा होता है उसके अंदर जो परमानेंट डायपोल मोमेंट जो एग्जिस्ट करता है दैट इज 1.1 डीबाई, और अगर आप यहाँ देखें तो इसमें SiH4 में रोटेशन के समय जो आपका डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज 8.3 माइक्रो डीबाई। तो ये बहुत ज्यादा कम है, बट फिर भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए SiH4 का प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी ऑब्जर्व किया गया है। इसका हमारे पास प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। बेसिकली जब हम SiH4 का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो हम पाथ लेंथ, आपने जैसे BL एलिमेंट्स लो में देखा होगा, पाथ लेंथ भी एक हमारा होता है कि हमने क्यूवेट के अंदर जो सैंपल लिया है वो कितना उसका विड्थ है, मतलब क्यूवेट की कितनी विड्थ है। तो बेसिकली जब हम इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं माइक्रोवेव रीजन में रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो हम जो पाथ लेंथ यूज करते हैं वो 10 मीटर की होती है। तो बेसिकली हम ज्यादा अमाउंट ऑफ सैंपल, बेसिकली हम ज्यादा समय दे रहे हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल से अपना रेडिएशन को इंटरेक्ट करवा रहे हैं। तो SiH4 का स्पेक्ट्रा विद द पाथ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड एट 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इसका रीजन यही है कि वाइल रोटेशन इसमें एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम SiH4 को माइक्रोवेव एक्टिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। बट जहां तक है ये जनरली चीज अगर पूछी जाएगी तो मे बी इंटरव्यूज में ही आपसे पूछी जाएगी कि SiH4 का रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्यों मिल जाता है भले ही उसका डायपोल मोमेंट 0 है। तो तब आपको यही पॉइंट से बताना होगा कि वाइल रोटेशन
देयर इज द फ्लक्चुएशन इन द डायपोल मोमेंट, जिसकी वजह से हम इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर पाते हैं। अब जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है दैट इज सिमेट्रिक टॉप। पहला था हमारा लीनियर मॉलिक्यूल्स, फिर हमारा था स्फेरिकल टॉप, और अब हमारा है सिमेट्रिक टॉप। तो सिमेट्रिक टॉप के अंदर क्या है, सिमेट्रिक टॉप के अंदर आपके दो, सपोज IB और IC, आपके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके इक्वल होते हैं, और जो आपका थर्ड वन है IA दैट इज नॉट इक्वल, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो ऑल्सो, क्योंकि अगर आप देखें अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये लीनियर ही बन गया। लेकिन इसमें क्या है, जो थर्ड वाला है वो इनके इक्वल भी नहीं है, अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो फिर वो स्फेरिकल टॉप में आ जाएगा। तो इसमें आपके दो इक्वल हैं और तीसरा आपका नॉन जीरो है और इन दोनों के नॉट इक्वल है, तो ये आपका सिमेट्रिक टॉप है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो एक एग्जाम्पल है, सपोज वो है आपका CH3Cl। तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपके दो सेम, जैसे आपको HCl के अंदर देखा था ना कि आपके दो एंड टू एंड रोटेशन थे, इसमें भी आपकी अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी कुछ ऐसी होगी, क्योंकि आपका इसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे इस वाली एक्सिस पे लाई करेगा, जो इसकी C3 एक्सिस है। जो इसकी C3 एक्सिस है वो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्योंकि उसी पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और जो इससे अलग इसकी दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनेंगी, बेसिकली उन दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो रोटेशन होगा, एंड टू एंड रोटेशन ही होगा वो भी, और वो रोटेशन आपका बिल्कुल सिमिलर होगा, इसीलिए IB और IC आपका इसमें इक्वल हो जाता है। और जो आपका ये तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो आपका रोटेशन है, ये वाला रोटेशन आपका है, कंट्रीब्यूट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, बट इनसे डिफरेंट है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू इससे अलग है और नॉन जीरो है। अब सिमेट्रिक टॉप में आपके पास दो तरीके के मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते हैं। एक में क्या होता है, एक को बोलते हैं प्रोलेट और एक होता है ओब्लेट। अब प्रोलेट में क्या होता है, जो आपका IB इक्वल IC है दैट इज ग्रेटर देन IA, और जो आपके ओब्लेट है उसमें क्या होता है, जो आपका IA है दैट इज ग्रेटर देन IB इक्वल IC। अब आप मुझे यही बोलेंगे कि बेसिकली अभी मैंने शुरू में कहा था कि कन्वेंशन ऐसे डिजाइंड है कि IC सबसे बड़ा होगा, IB उससे बड़ा होगा, देन IA सबसे बड़ा होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ कन्वेंशन है। मैंने आपको यहाँ सिर्फ बताने के लिए ये बोला है कि एक बड़ा होगा, बाकी दो इक्वल होंगे, और इसमें जो दो इक्वल है उनसे जो तीसरे वाला है वो छोटा होगा। मे बी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि आप यहाँ पे फिर A यूज ना करें, बट वो एक सिर्फ कन्वेंशन है। पर इसमें सिमेट्रिक टॉप में यहाँ पे आपके पास जो दो केसेस हैं वो यही है, एक प्रोलेट और एक ओब्लेट। इसमें आपके दो इक्वल और इससे बड़े होंगे, और इसमें दो इक्वल और इस IA से छोटे होंगे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपके प्रोलेट है, प्रोलेट आपका होता है बेसिकली जैसे सिगार लाइक, जैसा आपका ये था CHCl3, CFCl3 भी हो जाएगा इसमें, मतलब ये सॉरी आपका CH3Cl था, फिर आपका CFCl3 है, ये आपके सिगार लाइक, ये प्रोलेट के अंडर आते हैं। और जो आपके ओब्लेट है, ओब्लेट होता है आपका जैसे पैनकेक। इसमें आपके कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे BF3, BCl3, इसमें आपके ये वाले एग्जाम्पल आएंगे। जैसे अगर हम थोड़ा BCl3 को खोल के देखें तो कैसा होगा, ऐसा। अगर आप BCl3 को देखें तो ये बेसिकली एक सिमेट्रिकल एंड प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो मतलब वैसे ओब्लेट की कंडीशन तो ये है, बट ये इतना, जैसे ये सिमेट्रिकल और प्लेनर है, तो स्पेसिफिकली इस वाले मॉलिक्यूल के लिए जो आपका IA होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ IB इक्वल ट्वाइस ऑफ IC। मतलब इसमें आपको ये भी पता है कि आपका जो IA है वो बड़ा तो है, पर वो कितना बड़ा है, दैट इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ IB एंड IC। और इसमें भी जो इसका रीजन हो सकता है वो मे बी यही है कि जैसे आप BCl3 को देखेंगे
तो BCl3 ये बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और आपने देखा होगा कि जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब भी आप सेंट्रोइड की बात करते हैं, सेंट्रोइड क्या होता है, बेसिकली जो आप यहाँ से इस पर्टिकुलर साइड के लिए एक परपेंडिकुलर डालेंगे बिल्कुल इसके बीच से, तो यहाँ पे एक सेंट्रोइड बनता है और ये सेंट्रोइड इस वर्टिकल लाइन को बेसिकली 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। जो आपका ये सेंट्रोइड है ये यहाँ पे 2:1 की रेशियो में इस पॉइंट को डिवाइड करता है जहाँ पे इसका ये सेंटर ऑफ मास है। तो इसीलिए जब हम ओब्लेट के अंदर स्पेसिफिकली BCl3 और BF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो आपका IA है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द A एक्सिस है, वो आपका ट्वाइस होता है B और C के, और B और C आपका इक्वल होगा। लेकिन जो भी इस चीज को फॉलो करेंगे वो ओब्लेट है, और ओब्लेट के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी आप बोल सकते हैं जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि IA और IB के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये हमारे होगी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, जिसके अंदर आपके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हैं और थर्ड के नॉन इक्वल हैं, और जो थर्ड वाला है वो आपका नॉन जीरो है। और इसमें आपकी दो कैटेगरीज हैं, प्रोलेट सिगार लाइक, ओब्लेट पैनकेक टाइप। अब जो इसमें फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है वो है आपका एसिमेट्रिक टॉप। और जनरली आप देखेंगे जो भी आपके जनरल मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी कैटेगरी में लाई करेंगे। तो इस कैटेगरी के लिए क्या होता है, जो तीनों एक्सिस के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तीनों ही आपके नॉन इक्वल हैं, IA नॉट इक्वल IB नॉट इक्वल IC। तो इस कैटेगरी के बेसिकली एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल जैसे H2O, विनाइल क्लोराइड, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें भी तीनों एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल नहीं होगा, तो वो आपका एसिमेट्रिक टॉप कैटेगरी में लाई करेगा। अब एक चीज को, एक टर्म पॉइंट करके बेसिकली मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर से वहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो क्या होगा, बेसिकली जब भी हम अपने मॉलिक्यूल के रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी निकालना चाहेंगे, मतलब जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की, सो वी आर कंसर्न्ड विद रोटेशन, तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल के अंदर लेवल्स हैं उन्हें हम बोलेंगे रोटेशनल लेवल्स। तो अगर उस रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी को हमें निकालना है तो हमें एक एजम्पशन करना पड़ेगा, और वह एजम्पशन क्या है कि हम अपने मॉलिक्यूल को रिजिड रोटर मानते हैं। अब रिजिड रोटर हमने क्यों माना है, रिजिड रोटर मानने का रीजन ये है कि जब हमारा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो वो डिस्टोर्ट नहीं होगा, बिकॉज जब भी आपकी कोई चीज रोटेट करेगी तो वो डिस्टोर्ट होगी, और डिस्टोर्ट होने की वजह से आपने जो एनर्जी निकाली है उसमें आपका चेंज आएगा। बेसिकली जो वो डिस्टोर्शन होता है रोटेशन की वजह से उसे हम सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन बोलते हैं। तो अभी जब हम पहले अपना एनर्जी डिराइव करेंगे रोटेशनल लेवल्स की, तब हम ये एजम्पशन करेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है दैट बिहेव्स लाइक अ रिजिड रोटर, मतलब वो डिस्टोर्ट नहीं होता है। बिकॉज जैसे ही आप उसे रिजिड रोटर नहीं मानेंगे, नॉन रिजिड रोटर मानेंगे, तो ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन जो हुआ, आपको इस फैक्टर को भी अपनी एनर्जी की टर्म्स में अकाउंट में लेना होगा, जिसकी वजह से एनर्जी का जो आपका टर्म है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब दैट इज स्टडीएबल, मतलब ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ ही नहीं सकते, हम भी उसे बाद में डिस्कस करेंगे। बट इनिशियली जब हम अपना एनर्जी रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी का डिस्कशन शुरू करेंगे, तब हम जो अपना एजम्पशन है वो रिजिड रोटर का मान के चलेंगे और उसी बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिकली रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी की बात करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. Thank you so much for watching this video. If you have any queries, then you can ask in the comment section. Thank you.